नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी ने एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के जरिए जुटाई गई रकम के इस्तेमाल की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव किया है। मतलब इस प्रस्ताव के अनुसार किसी फंड हाउस को एनएफओ डॉक्यूमेंट में बताना होगा कि निवेशकों का पैसा वो बाजार में कब तक निवेश करेंगे। इसमें यूनिट अलॉटमेंट के 30 दिनों के भीतर पैसा निवेश करने की सिफारिश दी गई है। दरअसल कई बार एएमसी एनएफओ के पैसे निवेश करने में देरी करते हैं और सेबी का मकसद है इसी देरी को रोकना। जानेंगे इस नई सिफारिश के मायने और बताएंगे आपको कि अब नवंबर में बाजार में कौन से न्यू फंड ऑफर आए हैं और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश, क्षितिज, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में और समझने की जरा कोशिश करें कि आखिरकार सेबी ने ये नया जो कंसल्टेशन पेपर है वो जारी किया है, उसके मायने क्या हैं, इनसे हम क्या समझे और करंट प्रैक्टिस क्या है। सबसे पहले ऋषिकेश, जरा पहले आपसे ओवरऑल समझना चाहेंगे सेबी ने कहा क्या है कि एएमसीज को बोला है या सिफारिश की है, प्रस्ताव है, कंसल्टेशन पेपर के स्टेज में, हालांकि लोगों से सुझाव मांगे, इंडस्ट्री से सुझाव मांगे हैं कि आप जो पैसे लेते हैं एनएफओ में, जो पैसे आते हैं, आप उसको 30 दिन के अंदर लगा दीजिए। क्या इसको किस तरीके से समझे इस पूरी खबर को? ऋषिकेश, आप शायद म्यूट पर हैं। ओके ऋषिकेश, हम आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। आई थिंक थोड़ा सा कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको जैसे ही तुरंत हम ठीक करते हैं हम आपके पास फिर से आएंगे। मैं यही सवाल तब तक क्षितिज आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि सभी समय समय दर समय कोई ना कोई नया कंसल्टेशन पेपर लाता है और म्यूचुअल फंड के लिए, एएमसीज के लिए एक और ये जो प्रस्ताव है रखा है। जरा समझे इस प्रस्ताव के मायने क्या है। नमस्कार स्वाति, एंड आई थिंक ऋषिकेश भी ज्वाइन करेंगे हमें। तो स्वाति, जब भी कोई फंड आता है तो एज पर सेबी उसका जो भी मैंडेट है, मान लीजिए मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, एज पर सेबी दैट जो क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है वो इक्विटी, मान लीजिए कि इक्विटी का फंड आया है, वो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए पैसा दे रहा है। तो सेबी का जो पेपर का जो मेन एक जो फाउंडेशन हुई, ग्राउंड ये है कि जब पैसा आपके पास आ गया है मार्केट में, एंड ऑब्वियसली मार्केट वॉलेटाइल है, फंड मैनेजर थोड़ा टाइम लेना चाहता है डिप्लॉयमेंट को लेके, बट कितना टाइम वो ले सकता है उसको वो डिफाइन करना चाहता है। कुछ ऐसे फंड भी आए हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है बट वो 90 डेज तक डिप्लॉय नहीं हुए। अब हम हमेशा बोलते हैं स्टैगर इन्वेस्टिंग इज अ गुड इन्वेस्टिंग, पर अगर आप पिछले 3 साल को देखिए, ये 4 साल को देखिए, कोविड वेव 1 के बाद से मार्केट एक तरफा चला है। तो आपने स्टैगर जरूर किया है, बट जब क्लाइंट ने पैसा दे दिया है, इन्वेस्टर ने एक पैसा दे दिया है कि मैं फंड में पैसा लगा रहा हूँ और इक्विटी फंड में पैसा लगा रहा हूँ, और फंड मैनेजर को अपने रिसर्च टीम के हिसाब से उसमें अंडरलाइंग एसेट्स बाय करने हैं, तो सेबी का मानना है कि 1 महीने का समय एक पर्याप्त समय है जिसमें आप पूरा फंड जो आपके पास आया है डिप्लॉय कर दीजिए, या फंड नहीं लेके आइए, या फिर आप उतना कलेक्शन मत कीजिए। तो इसका मेन जो फाउंडेशन यही है कि दैट आपके पास जो पैसा आया है वो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए आया है, आपके पास क्लाइंट ने पैसा दिया है, या जो डेट फंड में आया वो डेट के लिए आया है, तो उसमें आप इतना टाइम मत लगाइए। हुआ क्या स्वाति, इक्विटी में थोड़ा हमने देखा है, थोड़ा जोर आया है पिछले 4 साल में, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियो 5 करोड़ हो गए हैं, तो वो भी डबल हुए हैं। तो उसमें जो फंड्स, कुछ फंड बड़े हाउसेज ने काफी पैसा इकट्ठा किया है, तो उसमें से कई ऐसे फंड है, कोई 34 के आसपास आउट ऑफ 647, जिसमें जो डिप्लॉयमेंट है वो विच हैज गॉन अप टू 90 डेज, वो 90 दिन तक डिप्लॉय हुए हैं फंड्स। तो वो उस चीज को देखते हुए सेबी एक स्टेप लेना चाहता है जहाँ पे वो डिफाइन करना चाहता है कि दैट कोई भी फंड लेके आ रहा है तो उसके पास ये एक विंडो होनी चाहिए कि दैट एक 30 डेज के अंदर उसको जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है वो मार्केट में डिप्लॉय होना चाहिए। सो ये एक बेसिस है, फाउंडेशन है कि दैट जो आपने कमिट कर रखा है अपने पेपर में उसको, या फिर जब फाइल करते हो कमिट किया है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग को लेके आपने डिप्लॉय करना है, उसको उसी समय के अंदर डिप्लॉय किया जाना चाहिए। अभी एक पेपर है, कंसल्टेशन पेपर है, बट आई थिंक ये थ्रू हो जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। हाँ बिल्कुल, नवंबर में ही इस पे जो कंसल्टेशन पेपर यूजुअली जब लाती है सेबी, उस पे सुझाव मांगे जाते हैं। मोस्टली हम यही मानते हैं कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा ये, और ये उसी की ओर एक कदम है। इसको बेसिकली एक टाइम बाउंड करने की बात सेबी की तरफ से की गई है।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रखने की बात की गई है, सो दैट जो निवेशकों का पैसा है जो वो एनएफओ में डालते हैं, न्यू फंड ऑफर में डालते हैं, किसी नए फंड में डालते हैं, वो सही समय पर बाजार पे रहे। मैं ऋषिकेश हमारे साथ अब है, होपफुली अब साउंड उनका ऑडियो एकदम ओके होगा। ऋषिकेश, आप हमें अच्छे से सुन पा रहे होंगे आप। अभी यूजुअली अभी तक प्रैक्टिस चल क्या रही है? जैसा क्षितिज ने भी बताया कि कुछ जो एएमसीज थी वो अप टू 90 डेज ले लेती थी उस फंड्स को डिप्लॉय करने में, उसके एसेट एलोकेशन के लिए। क्या सेबी को ये लगा कि जो एएमसीज हैं वो अपनी मर्जी से, मनमर्जी से फंड्स एलोकेट कर रही हैं, जितनी जल्दी होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, या फिर कुछ ही फंड्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था? क्या ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने की सेबी की तरफ से कोशिश है, या बस एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि जिससे ये पूरा प्रोसेस सीमलेस हो? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते। सारे दर्शकों को नमस्ते। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है अभी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों के आंकड़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। करीबन साढ़े 600 फंड्स लॉन्च हुए हैं पिछले 3 सालों में। वहाँ पे हम देखा जाता है कि करीबन 5 फंड्स ऐसे हैं, उन्होंने 90 दिन से ज़्यादा टाइम लिया है डिप्लॉयमेंट करने के लिए। करीबन 9 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 और 90 दिन के भीतर किया हुआ है। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 दिन के ऊपर किया है, वो 30 है, और 603 हैं ऐसे, उन्होंने 30 दिन के भीतर किया है। तो प्रॉब्लम अगर देखा जाए, तो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है। और जब आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हो, तो आप आउटलायर्स नहीं रख सकते हो। और सेबी यही एड्रेस करना चाह रही है कि जो फिर 5 ही फंड्स है जो 90 दिन के ऊपर गए हैं, वो 5 फंड भी नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए ये कंसल्टेशन पेपर प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्रस्ताव जो रखा गया है, वो काफ़ी इन्वेस्टर के हित में रखा गया है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड जो है वो तुरंत हो जानी चाहिए, ना कि कैश पड़ा रहे फंड के अंदर। तो ये एक्ट जो सेबी ने किया है, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सारे निवेशकों के लिए। ओके। और क्षितिज, पिछले कुछ टाइम में 6 महीनों में जितने फंड लॉन्च हुए, अराउंड 95 फंड्स लॉन्च हुए। मैक्सिमम तो पैसिव कैटेगरी के हुए और बाकी बचे हुए हमने देखा एक्टिव कैटेगरी में फंड लॉन्च हुए। जो यहाँ पर प्रॉब्लम एक तरीके से अगर इन वर्ड्स ऑफ अगर ऋषिकेश समझे कि एक देखा गया था, एक मैटर ऑफ कंसर्न देखा गया था, एक्टिव फंड्स है उनके एलोकेशन के हिसाब से देखा गया है। क्या वजह है कि ये जो अगर मानिए कुछ दिनों कुछ फंड्स में अप टू 90 डेज भी एलोकेशन में लग गए, क्या वजह रह सकती है? जो फंड मैनेजर है, जब वो पैसा, एक निवेशक का पैसा बाजार में लगाते हैं, एक एक्टिव फंड के मैनेजर, तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं इस पूरे डिसीजन मेकिंग को, और कब कब समय लग सकता है? सबसे बड़ी वजह जो है कि जहाँ फंड्स बहुत ज़्यादा आपके पास आ गए हैं, एनएफओस में, कुछ एनएफओस में 8,000, 10,000, इन फैक्ट मोर देन दैट, एनीथिंग व्हिच इज़ मोर देन 2-3 हज़ार करोड़ से ऊपर आ रहा है, तो फंड मैनेजर उसमें थोड़ा टाइम लेना चाहता होता है डिप्लॉयमेंट के लिए। एंड उसके कारण ये होते हैं, अंडरलाइंग कारण होते हैं, एक बिकॉज़ मार्केट्स बहुत वोलेटाइल रही हैं और साथ में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड रही है। तो इन फैक्ट जब फंड हाउस के पास या फंड मैनेजर के पास समय होता है कि हाँ, वो पर्याप्त समय लेके जो स्क्रिप्ट्स वो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स लेना चाहता है, वो सही प्राइस बाउंड में आ जाए या सही मल्टीपल पे आ जाए। मल्टीपल का मान्य है कि दैट वो एक अच्छे रेंज में आ जाए इन टर्म्स ऑफ उनके प्राइस लेवल के और उनके जो भी हम वैल्यूएशन दे रहे हैं उस लेवल पे। तो वो थोड़ा समय लेते हैं डिप्लॉय करने के लिए। दूसरा, जब आप इतना बड़ा फंड ले लेते हैं, तो आपको और थोड़ा डाइवर्सिटी करनी पड़ती है फंड के अंदर। देखिए, इंडेक्स फंड बहुत ईज़ी है। आपने एक इंडेक्स को कॉपी करना है, आज एनएफओ बंद हुआ, 5 दिन में नया वानी है और विदिन 5 डेज़ आप एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर देते हैं। वो बहुत सिंपल है। बट जहाँ एक्टिव फंड होता है, वहाँ पे रिसर्च जो होता है, वो इन हाउस रिसर्च होता है हर हर एएमसी का, और उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर का क्या कॉल है, किस सेक्टर पे उनका बेट अच्छा है, उनको दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, वो समय लेके इसको डिप्लॉय करते हैं। तो आई थिंक ये ब्रॉडर 3-4 कारण हैं जहाँ पे बड़े फंड जहाँ कलेक्शन होती है, वहाँ थोड़ा समय लग जाता है। बट येस, देखा जाए तो जो फंड 2022 में या 23 में लॉन्च हुए हैं, जहाँ पे स्टैगर हुए हैं और थोड़ा डिले हुआ है, तो वहाँ पे उनको उसका बेनिफिट कम मिला है और डिसएडवांटेज ज़्यादा मिला है, बिकॉज़ मार्केट एक तरफा चला है, अगर आपने देखा हो। तो आई थिंक उसको प्लग करते हुए कि रेगुलेटर का एक बड़ा क्लियर मानना है, जो मैंने पहले भी बोला था, जो क्लाइंट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपको पैसा इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए दे रहे हैं। तो जब वो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो आप
अगर क्लाइंट को बैलेंस्ड मैनेज फंड के लिए दे रहा है, तो वहाँ समझ आता है कि आप आपकी कैटेगरी ऐसी है कि दैट आप अपने आप उसको थोड़ा इवन आउट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। बट आज इक्विटी इन्वेस्टिंग में दे रहा है, तो उसको उसका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए एंड 1 महीना पर्याप्त समय है, जहाँ पे पूरा पैसा आप डिप्लॉय कर दें। तो उसका ये मानना है। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ऋषिकेश ये जो अभी ग्राफ़िक चल रहे हैं स्क्रीन पर, ये इस पर थोड़ा बात करना ज़रूरी है। हमने जो पिछले 2 महीने पहले तक अराउंड अगस्त में जो देखे कुछ जो एनएफओज़ लॉन्च हुए हैं, उनका फंड एलोकेशन परसेंटेज 30 दिसंबर तक के डेटा के हिसाब से कितना हुआ? हमने अगस्त के लिए हैं, मतलब 1 महीने का अगर हम 30 दिन का समय एज़ पर करंट कंसल्टेशन अगर समझें, तो कितने फंड से कितना-कितना चलाया है अपना फंड एलोकेट किया है। अब मोस्टली अगर देखें इसमें ऋषिकेश, तो अप टू 99% तक भी काफ़ी फंड्स ने एलोकेट किया है। बस एक बिजनेस साइकिल फंड बैंक ऑफ इंडिया का अराउंड 40% तक गया है। तो अगर हम बिल्कुल करंट प्रैक्टिस की तरफ से ही समझें, तो इस डेटा को देखकर क्या समझ में आता है कि हाँ, प्रैक्टिस फॉलो डेफिनेटली हो रही है, लेकिन शायद कुछ पॉकेट्स है जहाँ पर, या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर स्पेसेस है जहाँ पर शायद इसमें देरी लग रही है एलोकेशन में। जी, स्वाति जी, डेटा क्लियरली बताता है कि कुछ फंड्स हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट में काफ़ी टाइम लग गया है और इसी को प्लग करने के लिए सेबी ने ये स्टेप उठाने की कोशिश की है कि आपको 90 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर डिप्लॉयमेंट करना होगा। अगर आप 30 दिन के भीतर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपको एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा सेबी को क्यों नहीं कर पाए। तभी जाके आपको ऊपर के 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा जब आपको डिप्लॉय करना है। तो 90 दिनों में आपको कुछ भी करके डिप्लॉय करना होगा। जैसे हम देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया बिज़नेस साइकिल फंड जो है, केवल 40% 39% टू बी प्रिसाइज़ डिप्लॉय हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का भी बिज़नेस साइकिल फंड 68% डिप्लॉय हुआ है। तो इसको प्लग करने के लिए आप मार्केट, कई बार क्या होता है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, ये किसी को पता नहीं होता है और जैसे क्षितिज जी ने कहा कि कभी ओवर वैल्यूएशन, कभी स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, मार्केट ओवर वैल्यूएशन की वजह से आप साइडलाइन में खड़े रहते हो, बैंक्स पे खड़े रहते हो, सोचते हो कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम एंटर करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी कह के नहीं आती है। तो ये जो 90 दिन है, उसके भीतर अगर आप निवेश कर लोगे तो ये समस्या नहीं आएगी, इसीलिए ये कंसल्टेशन पेपर प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो ये हमने समझा बेसिकली कि सेबी कहना क्या चाह रही है एनएफओज को लेकर, और कहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिपेंसी थी जिसको दूर करने की कोशिश की गई है। पर ऑल इन ऑल क्षितिज, अगर इसे समझा जाए तो एएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि एएमसीज को कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि एएमसीज को थोड़ा सा लगे कि शायद कहीं ऐसे भी उन पर कुछ सख्ती तो नहीं कर रही है, एक टाइम लिमिट या एक समय सीमा, क्योंकि इसमें एक बहुत क्लियरली बात कही गई है कि अगर 30 डेज में नहीं किया वैलिड टाइम में, तो आपको 60 डेज तो मिलेंगे, 60 डेज प्लस 30 मीन 90 डेज में आप कर सकते हो, पर तब तक आप नया फंड नहीं ला सकते हो, न्यू फंड ऑफर नहीं ला सकते हो। तो क्या इसको हम एक सख्ती के तौर पर भी समझे, एक टाइम लिमिट लगा के? थिंक इसको थोड़ा डिसिप्लिन किया गया है, तो सख्ती तो नहीं मैं बोलूँगा, बट येस फंड हाउस का ये मानना है कि अगर आप ऑलरेडी एक फंड में पैसा लेके बैठे हुए हैं और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ कम दिख रही हैं वहाँ पे, तो आप नया फंड क्यों लेके आ रहे हैं? सॉरी, सेबी का मानना ये है। तो आई थिंक इन अ वे इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट्स अ विन-विन फॉर बोथ एएमसी एज़ वेल एज़ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को अगर आप देखते हैं। हाँ, अब ये उल्टी भी जा सकती है चीज़, जैसे हमने बोला कि मार्केट एक तरफ़ा ऊपर चली है, मार्केट एक तरफ़ा नीचे भी जा सकती है, जो अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में हो रहा है। पिछले देखा जाए तो एक टाइम करेक्शन था, पर एक्चुअल में थोड़ा करेक्शन आ रहा है मार्केट में। बट आई थिंक ब्रॉडली डेफिनिशन ये है कि आप इक्विटी के लिए जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। एक बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं, तो एएमसीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, जब कोई फंड लॉन्च करते हैं, कि जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग फंड, बट हाँ, कि उस फंड की पर्याप्त ज़रूरत है कि उसकी बास्केट में और इन्वेस्टर्स हैं उस फंड के लिए। अगर इन्वेस्टर्स हैं तो आप लॉन्ग टर्म बिहेवियर डिफाइन कीजिए और जो पैसा आया है उसको अगले 30-40 दिन में जो भी गिवन टाइम फ्रेम है उसमें डिप्लॉय कीजिए एंड जब तक वो डिप्लॉय नहीं होता आप अगले फंड की लाने की जल्दी मत कीजिए। तो आई थिंक मुझे लगता है सख्ती कम और डिसिप्लिन वे में चीज़ें करने का तरीका बेटर है इस चीज़ में। ओके, तो ये रहा पूरा जो खबर है
सेबी से जुड़ी हुई, एनएफओ से जुड़ी हमने समझी दोनों एक्सपर्ट से। पर अभी अब नवंबर के महीने में कौन से एनएफओज हैं, कौन से आए हैं, आपको इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनएफओ में निवेश करें कब और क्यों करें, इस पर भी चर्चा थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। बाजार में एनएफओज की बहार है, मतलब न्यू फंड ऑफर की भरमार है। तो ऐसे में क्या आपके लिए कोई ऐसा फंड ऑफर है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? इस पर जरा चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फंड्स अभी बाजार में आए, और इसे हमें ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा मालूम देखने को मिलता है कि आखिरकार अभी जो एएमसीज हैं वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या पेशकश कर रही हैं। मैं पहले फंड्स दिखा दूं, हम मोस्टली कौन से फंड्स की बात कर रहे हैं, और जिन फंड्स की हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम इंडेक्स फंड लेवल पर ही आए हैं, और डेट की भी है, हालांकि है बहुत सारे, लेकिन हमने उसमें से कुछ फंड्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं। बहुत सारे तो मोतीलाल ओसवाल के ही हैं, जिसमें मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम फंड है, फिर मिड स्मॉल इंडिया कंजम्पशन फंड है, मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड भी वो लेकर आए हैं। फिर एक जीरोधा ने गोल्ड ईटीएफ की पेशकश की है, और श्रीराम का लिक्विड फंड आया है। ज़रा पहले थोड़ा ओवरव्यू ऋषिकेश आपसे लें, जितने तरीके के फंड ऑफरिंग अभी एएमसीज की तरफ से हो रही है। हम एक टाइम पर तो देख रहे थे कि डेफिनेटली जो आपके सेक्टोरल फंड्स है उनकी भरमार है, कुछ उसी तरफ इस बार का भी रुझान देखने को मिल रहा है। पर हाँ, डेफिनेटली कुछ लिक्विड भी है, और कहीं ना कहीं गोल्ड को भी यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की गई है। इस ट्रेंड को कैसे समझे? इस ट्रेंड को ऐसे समझे कि अधिकतर अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने का डेटा भी अगर हम देखें, तो हमको दिखाई देता है कि मैक्सिमम जो आए हैं, वो पैसिव फंड्स आए हैं, जो इंडेक्स और ईटीएफ फंड्स होते हैं। सो पिछले 6 महीने का डेटा अगर हम देखें तो करीबन 60% जो फंड्स आए हैं, वो पैसिव फंड्स थे। और जैसे आपने अभी कहा कि जो 7 फंड आ रहे हैं, उसमें से करीबन 5 फंड जो है, वो भी इंडेक्स रिलेटेड फंड्स हैं। अब जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि 90 दिनों में निवेश नहीं हो पाता, डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाता, तो जब वो जैसे क्षितिज जी ने भी पहले मेंशन किया था कि इंडेक्स फंड हो या ईटीएफ्स हो, वहाँ पे सिर्फ कॉपी करना होता है, तो उसमें डिप्लॉयमेंट का इतना चैलेंज नहीं होता। तो ये मैक्सिमम फंड जो है, और लास्ट वाले जो है, जो ज़ीरोधा का गोल्ड ईटीएफ है और लिक्विड फंड है, तो उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे जो फंड जो आ रहे हैं, उसमें डिप्लॉयमेंट का इश्यू तो आते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन एनएफओस में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सेपरेट टॉपिक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एनएफओस में तो निवेश नहीं करना चाहिए। उसके कुछ कारण हैं कि सबसे पहले ये कहूँगा कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। हमारा ये कहना रहा है कि 3 साल से ऊपर अगर ट्रैक रिकॉर्ड हो, तब जाके उस फंड में निवेश करने का फ़ायदा होता है या फिर मतलब बनता है। क्योंकि देखो, 750 ओपन एंडेड एक्टिव फंड्स हैं। उसमें से आपको काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी विकल्प हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। उसके लिए आपको एनएफओ में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 साल का जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करो, उसमें आप निवेश करो। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक्सपेंस रेशियोज़ जब होते हैं, जब फंड साइज़ छोटी होती है, समझो 250 करोड़ तक जो है, करीबन 2.5% का एक्सपेंस रेशियो लगता है। मोस्ट एक्सपेंसिव होता है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि एनएफएस में निवेश ना करें। ट्रैक रिकॉर्ड एक बार प्रूव हो जाए, तब जाके आप उसमें निवेश कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप होने की ज़रूरत होती है, तभी इन्वेस्टमेंट शायद थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि आपको करना चाहिए नहीं। पर क्षितिज, जिसके पोर्टफोलियो में एक अच्छा सेक्टोरल फंड नहीं है, एक अच्छा थीमेटिक स्कीम नहीं है, क्या ऐसे किसी एनएफओ में वो इन्वेस्ट करे ऐसे मोमेंट पर? क्योंकि देखिए कितनी सारी पेशकश हुई है एमसीज की तरफ से टुवर्ड्स सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स, एंड ऑल्सो अभी क्योंकि आने वाले अभी लिक्विड फंड भी है, एक गोल्ड फंड भी है, तो क्या पैसे डालें? लिक्विड फंड का प्योर पर्पस या तो कॉर्पोरेट्स के लिए है कि वो पार्किंग करते हैं अपने जो शॉर्ट टर्म के लिए उनके पास फंड्स होते हैं उनको पार्क करते हैं उसके अंदर, रादर देन कीपिंग इन करंट अकाउंट, या रिटेल इन्वेस्टर के लिए एसटीपी के लिए है। तो अगर आपका जिस भी फंड है उसका लिक्विड फंड आ रहा है, मान लीजिए श्रीराम का आ रहा है, और आपकी अलाइनमेंट है कि हाँ, आप जैसा फंड मैनेजर वहाँ उनका थॉट प्रोसेस है, उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टैगर करना चाहते हैं, तो हाँ, आप लिक्विड फंड में वहाँ पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। गोल्ड फॉर श्योर आपके साथ मैंने कई शोज़ करे हैं जहाँ पे हमने बात करी है कि
5 to 7% गोल्ड एलोकेशन होना चाहिए। और गोल्ड जो फंड होता है वो आपका गोल्ड के प्राइस को ही आपका रेप्लिकेट करता है, और उसमें उसमें थोड़ा ही ट्रैकिंग एरर होता है अमंग फंड्स। वो डिपेंड करता है कि इसका कितना एक्सपेंस है। और उसमें एज एज पर सेबी जो है, कोई भी कमोडिटी फंड इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें अंडरलाइंग आपको वॉल्ट में रखना पड़ता है, तो इट्स बीन बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। तो गोल्ड फंड में अगर आपके पास नहीं है, आप गोल्ड फंड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जो आपने बात करी सेक्टोरल या थीमेटिक, अब उस समय वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं ये बोलूँगा इस समय आपको कॉल लेना पड़ेगा। देखिए मार्केट इस समय वोलेटाइल थोड़ा रहने वाला है। सो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्लेन मिलेनिया फंड्स कीजिए फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज़ ये वो समय नहीं है जहाँ पे आप कोई एक्सोटिक कॉल लीजिए। बट लेट्स मान लीजिए अगर अगर है एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो है जो आज से 7 महीने 8 महीने पहले था, वहाँ पे आप अगर आपके पास नहीं है कोई डिप्लॉयमेंट, वहाँ पे आप ले सकते हैं। एक फ्रैंकलिन का आर्बिट्राज फंड भी है, वो भी आ रहा है। तो अगेन आर्बिट्राज का बेनिफिट वही है कि वो टैक्सेशन इक्विटी जैसा होता है। तो अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म बाकिंग के लिए आपको फंड चाहिए, तो आप सिर्फ कंसिडर कीजिए। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कोई नया फंड आ रहा है कि मैं उसमें डिप्लॉय करूँ, वो स्ट्रैटेजी सही नहीं रहती है, बिकॉज़ ₹10 पे नैव है। आई आई थिंक उससे कोई रेलेवेंस नहीं है कि नैव आपको ₹10 का मिल रहा है। वो एक माइंडसेट जो है हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर गैप है आपकी बास्केट में उस फंड का, तभी आप उस फंड को लेके आइए, अदरवाइज़ अवॉइडेबल है स्वाति। हुँ। क्या आप ऋषिकेश, क्या कोई ऐसी स्टडी या कोई आपने कोई डेटा, डिड यू कम अक्रॉस एनी डेटा जिसमें ये समझ में आए कि एनएफओ पीरियड में निवेश किया हुआ किसी फंड ने किस तरीके से बेनिफिट किया है किसी इन्वेस्टर को, या अगर इसको समझने की कोशिश अगर करें इस वे में? क्योंकि अगेन जैसा क्षितिज ने भी बताया कि एक फंड की एनएवी 10 की एनएवी पे कौन आकर्षित नहीं होना चाहेगा, बट डेफिनेटली वो आपके कितने काम आता है ये सबसे बड़ी बात है। पर क्या इसके कुछ फायदे भी होते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्ट करने के? स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ़ायदे कम हैं, लेकिन फ़ायदा उसमें है जब आप एक एस्टैब्लिश फंड में निवेश करो, ना कि एनएफओ के में निवेश करने की कोशिश करो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने एनएफओज़ आए हैं, कुछ एनएफओज़ ने काफ़ी अच्छा भी किया है, कुछ एनएफओज़ ने नहीं भी किया है। लेकिन ये गेम है प्रोबेबिलिटी का। निवेश जो कर रहे हो वो पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो जो ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन फंड्स है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी टू परफॉर्म बेटर काफ़ी हाई होती है एज़ कंपेयर टू एनएफओज़। क्योंकि एनएफओ जब आता है, तब पता नहीं होता है कौन से स्टॉक्स में, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पता होता है कि क्या थीम में इन्वेस्ट होगा, कहाँ पे निवेश हो सकता है। लेकिन एग्ज़ैक्टली कहाँ निवेश हुआ है, कौन-सी कंपनीज़ में निवेश हुआ है, वो आपको पता चलता है उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट जब बाहर आता है 1 महीने के बाद। तो फैक्ट शीट जब बाहर आती है 1 महीने के बाद। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि फैक्ट शीट नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप निवेश ना करें तो अच्छा है। अनलेस आपको कोई सेक्टर में निवेश करना है, आपको एक्सपोज़र लेना है, तब जाके आप वो सेक्टर का फंड आ रहा है और वो भी किसी एस्टैब्लिश फंड मैनेजर ने अगर एनएफओ लॉन्च किया है, तब जाके आप उसका एक्सपोज़र लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और हम समझते हैं कि एनएफओ से निवेश ना करें, एस्टैब्लिश फंड में निवेश करने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। जी। जी, तो सवाल बिल्कुल, तो सवाल यही था कि एनएफओ में निवेश सही या नहीं करना चाहते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि आपके पास नहीं है, तो सोचना समझना यही है कि फंड हाउस कितना अच्छा है, कौन सा फंड मैनेजर है, क्या-क्या ऑफर हो रहा है उस फंड में, आपको उस सेक्टर की ज़रूरत है भी फंड में, पोर्टफोलियो में कि नहीं है, उस थीम की ज़रूरत है भी कि नहीं, या वो कुछ मिसिंग है जो आप पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं एनएफओ निवेश से पहले जो समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश, थैंक यू सो मच क्षितिज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।